हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस आपके बिहार TG2 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ध्रुवों की संख्या 4 और स्लॉट्स की संख्या क्या है 24 होने पर ध्रुव पिच होंगे। 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे और 8 होंगे। तो देखिए ध्रुव पिच इक्वल टू क्या होगा। ध्रुव पिच मतलब पोल पिच इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। तो क्या हो जाएगा 24/4। तो क्या आ जाएगा आपका 6। तो पोल पिच आपकी कितनी आ जाएगी 6। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसमें आंसर क्या होगा आपका 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक AC मोटर में पोल के साथ, मतलब आपको पोल कितने दे दिए बेटा, ये पोल दे दिए हैं आपको 4, ठीक। और स्लॉट्स कितने दिए हैं 24। तो आपसे पूछ रहा है स्लॉट्स की दूरी ज्ञात करनी अंश में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 180 बटे नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 180 बटे 24/4। तो ये हो जाएगा आपका 180/6। तो 6×3 = 18। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 30 डिग्री। क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यकाली मशीन में यदि कॉर्डिंग एंगल रो हो तो अंतराल गुणांक पिच फैक्टर क्या होगा। देखिए tan ρ/2 होगा, cos रो होगा, sin ρ/2 और cos ρ/2। देखिए पिच फैक्टर जो होता है आपका KP, ये होता है आपका cos α/2 होता है। पिच फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है cos α/2। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अल्फ़ा की जगह क्या दिया, रो दे दिया है। तो ये आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 पोल वाले अल्टरनेटर के लिए 30 डिग्री यांत्रिक के बराबर होता है, ठीक। तो देखिए 45 इलेक्ट्रिकल, 30 इलेक्ट्रिकल और 90 इलेक्ट्रिकल, 60 इलेक्ट्रिकल। तो देखिए थीटा इलेक्ट्रिकल टू P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। ये रिलेशन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पोल आपको कितने दे दिए हैं 4, ठीक। तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ थीटा m की वैल्यू इन्होंने कितनी दे दी है 30 डिग्री, ठीक। तो कितना हुआ 2×30 हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो किसके बराबर होगा 60 डिग्री इलेक्ट्रिकल के बराबर होगा। अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर पर धारा लेती है 0 पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, यूनिट पावर फैक्टर, ठीक है। तो अंडर एक्साइटेड में जो होता है वो आपका क्या होता है लैगिंग पावर फैक्टर लेगी, ठीक है। और ओवर एक्साइटेड में आपका लीडिंग पावर फैक्टर लेगी। और जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है ये आपके तीनों पावर फैक्टर पे काम करती है, तीनों PF पर करती है, तीनों PF पे कार्य करती है, ठीक है। यूनिटी, लीडिंग और लैगिंग, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर को प्रचालित किया जाता है यूनिटी पावर फैक्टर पे, लैगिंग पावर फैक्टर पे, लीडिंग पावर फैक्टर पे, यूनिटी, लैगिंग और लीडिंग। तो देखिए आपको मैंने बताया जो सिंक्रोनस मोटर होती है बच्चों, वो आपकी तीनों पावर फैक्टर पे काम करती है। यूनिटी पे भी करती है, लैगिंग पे भी करती है और लीडिंग पे भी करती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा। यदि एक सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, एक सिंक्रोनस मोटर अति उत्तेजित होकर चल रही है तो पावर फैक्टर होगा, यूनिटी होगा, लीडिंग होगा, लैगिंग होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो जब अति उत्तेजित चल रही है तो पावर फैक्टर क्या होगा आपका, लीडिंग होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर को किस प्रकार का सप्लाई दी जाता है? सिंगल फेज डीसी आती है, 3 फेज डीसी आती है, सिंगल फेज एसी दी आती है, 3 फेज एसी आती है। ठीक है, तो क्या होता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पे हम लोग 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं, जिससे क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। और ये होता है NS इक्वल टू 120 F/P होता है। ठीक है, और इसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपकी जो आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर है बच्चों, वो सेल्फ स्टार्टिंग बनती है। निम्नलिखित में से किस मशीन के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की अवधारणा अच्छी है? अल्टरनेटर, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर। तो बच्चों आपका इंडक्शन मोटर इज द राइट आंसर। प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार होता है, गोलाकार होता है, घन होता है, बेलनाकार होता है, घना होता है। तो जो आपका रोटर स्टेटर का आकार होता है वो क्या होता है, बेलनाकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर में स्टेटर किसका बना होता है? ठीक है, एल्युमिनियम का बना होता है, कॉपर का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। तो जो आपका स्टेटर और रोटर दोनों आपका सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप के 0% होने पर इंडक्शन मोटर की गति क्या होगी? ठीक है, 0 होगी, सिंक्रोनस स्पीड होगी, निर्धारित गति होगी, नन होगी। देखिए स्लिप इक्वल टू क्या होता है, NS माइनस NR होता है अपॉन NS होता है। ठीक, अब क्या करा है, स्लिप की वैल्यू 0 कर दी, तो मतलब यहाँ पे 0 अपने रख दिया, तो क्या हो जाएगा, NS माइनस NR अपॉन NS हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, NS माइनस NR इक्वल टू 0। तो रोटर की जो स्पीड होगी क्या हो जाएगी, वो आपकी सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी। NR इक्वल टू NS हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी। 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली आपूर्ति से संचालित है। इस स्थिति में इस स्थिति में स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र किस गति से घूमेगा? चलिए निकाल लेते हैं। देखिए NS इक्वल टू क्या है, 120 F/P होता है, और जो ये NS होती है क्या होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होती है। तो क्या हो जाएगा, 120, फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी आपको, 50, पोल आपके 4, तो 4 तिहाई 12, तो 3 5 15, कितना आ जाएगा आपका, सिंक्रोनस स्पीड आपकी 1500 आ जाएगी। तो 1500 इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी मोटर की सिंक्रोनस स्पीड 1000 RPM है, तो NS आपको कितना दे दिया इन्होंने, 1000 RPM दे दिया। चलो ठीक, कोई बात नहीं। जबकि इसकी आपूर्ति की फ्रीक्वेंसी कितनी, मतलब आपको F कितना दिया है, 50 हर्ट्ज। तो इस मोटर में पोलों की संख्या कितनी होगी, तो लगाओ बेटा,
एन एस इक्वल टू क्या होता है 120 F/P। आपसे पोल पूछ रहा है तो पोल इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 F/NS हो जाएगा। ठीक है। अच्छा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो कर देते हैं। तो 120, फ्रिक्वेंसी आपकी 50 है, पोल्स कितने हैं आपके निकालने, और सिंक्रोनस स्पीड कितनी 1000 दी इन्होंने। तो 1010 5 दूनी 10 6। तो पोल कितने आ गए आपके, पोल आपके आ जाएंगे 6। तो 6 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक प्रेरण मोटर की स्लिप 0.1 है तो ऐप की स्लिप की वैल्यू कितनी दी है 0.1 है। ठीक। जबकि इसकी तुल्यकालिक गति कितनी है 1000, एन एस कितना दिया आपको 1000 दिया आरपीएम। तो रोटर की गति क्या होगी, तो निकाल लो बेटा। तो एन एस इक्वल टू क्या होता है एन आर एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस होता है। ठीक। तो एन एस माइनस एन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा एस इंटू एन एस। सो एन आर की वैल्यू एन एस। ठीक। तो आप इसको इधर ले आओ। ठीक। इसको इधर ले, इसको तो एन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एस हो जाएगा। तो एन एस की वैल्यू कितनी दी है 1000 1, और इसकी वैल्यू क्या है 0.1। तो ये हो जाएगा आपका 0.9 इंटू 1000। तो बच्चों इसमें आंसर आ जाएगा आपका रोटर की स्पीड 900 आरपीएम। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। एक 3 फेस प्रेरण मोटर 4 पोल के लिए कुंडलित है, और मतलब पोल आपको कितने दे दिए बेटा, पोल आपको दे दिए हैं 4। ठीक। फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी है इन्होंने 50 हर्ट्ज। एस कितने दे दिया है 4%। ठीक। तो घूर्णक की गति यानी कि तो निकाल लीजिए, फॉर्मूला हमने ऊपर निकाला था। तो चलिए एन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एस इंटू एन एस हो जाएगा। तो एस आपको एस कितना हो जाएगा 4%, मतलब क्या हो जाएगा ये होगा 0.04 हो जाएगा। ठीक। 4% मतलब क्या हो जाएगा 4/100। ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.04 इंटू एन एस कितनी दी आपको, ठीक। एन एस दिया नहीं, एन एस पहले आप निकाल लीजिए। ठीक है। तो एन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 F/P। ठीक। तो 120, फ्रिक्वेंसी आपको कितने दिए हैं 50 हर्ट्स, पोल आपके 4 हैं, जो 4 तिहाई 12, तो कितनी आ जाएगी आपकी 1500। ठीक। तो क्या आ जाएगा, इसमें से घर आएंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस 0.04 इंटू 1500। ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 0.96, और इसको 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1440 आरपीएम। तो रोटर की स्पीड आपकी आ जाएगी 1440 आरपीएम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, 10 होते हैं, 8 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं। तो कितने होते हैं 6 होते हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है केवीए में होती है, केडब्ल्यू में होती है, एम्पियर आवर में होती है, नन होती है। तो देखिए ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो आपकी क्या होती है केवीए में होती है। ठीक। केवीए में या एमवीए में। ठीक। अल्टरनेटर की भी रेटिंग आपकी केवीए और एमवीए में होती है। किलोवाट का आपका डीसी जनरेटर और मोटर में होता है, डीसी जनरेटर डीसी मोटर। एम्पियर आवर होती है आपकी बैटरी की। ठीक।
फ्यूज़ की रेटिंग होती है आपकी एम्पियर में, रिले की रेटिंग होती है आपकी एम्पियर में, ठीक है। सर्किट ब्रेकर की होती है आपकी केवी में, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे, सेल्फ इंडक्शन पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे, हीटिंग इफेक्ट पे। तो आपका ट्रांसफार्मर जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। स्टैटिक ईएमएफ किस में प्रयोग होता है? ट्रांसफार्मर में, डीसी मोटर में, सिंक्रोनस मोटर में, नन। तो स्टैटिक ईएमएफ आपका ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है। और जो आपका डायनेमिक ईएमएफ होता है, डायनेमिक ईएमएफ आपका डीसी मोटर और सिंक्रोनस मोटर में यूज़ होता है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के संबंध में किसी ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण होता है? पहला दिया E1 इज इक्वल टू 4.44 एफ एन वन 5 एम, E1 इक्वल टू 4.44 एफ एन वन बी मैक्स ए, E2 इक्वल टू 4.44 एन एफ एन टू 5 एम, E2 इक्वल टू 4.44 एफ एन टू बी मैक्स। सभी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ये आपका क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग के लिए है। ये दोनों आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पर प्रति टर्न वोल्टेज किसके रूप में व्यक्त किया जाएगा? प्राइमरी देखिए V2 अपॉन V1 और N2 अपॉन N1 ये होता है। अब ये क्या हो जाएगा? हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक। इसको इधर ले आते हैं, इसको दें, तो क्या हो जाएगा? V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2 हो जाएगा, ठीक। इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है? हरे की, लाल की, पीले की, बैंगनी की। तो उच्चतम जो होती है आपकी मैक्सिमम, ये आपकी रेड की होती है। और मिनिमम सबसे किसकी होती है? बैंगनी की। किसकी? बैंगनी की। मिनिमम सबसे होती है बैंगनी की और सबसे मैक्सिमम होती है आपकी रेड की। इल्यूमिनेशन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? फोटोमीटर का होता है, मल्टीमीटर का होता है, वोल्ट मीटर का, उपयोगिता मीटर का। तो इल्यूमिनेशन नापने के लिए हम लोग फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मल्टीमीटर क्या होता है? इससे हम लोग कई चीज़ नापते हैं। वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज नापते हैं। स्टेरेडियन किसका मात्रक होता है? प्लेनर कोण का, ठोस कोण का, विकर्ण दक्षता, नन। तो स्टेरेडियन आपका क्या होता है? सॉलिड एंगल का मात्रक होता है, मतलब ठोस कोण का। लुमिनस एनर्जी के प्रवाह की दर को कहा जाता है? लुमिनस फ्लक्स कहा जाता है, लुमिनस इंटेंसिटी कहा जाता है, ल्यूमेन कहा जाता है, इल्यूमिनेशन। तो क्या कहलाता है बच्चों? लुमिनस फ्लक्स कहलाता है। ब्राइटनेस की इकाई है, लैम्बर्ट है, ल्यूमेन है, कैंडला है, लक्स है। तो लैम्बर्ट जो है आपकी ब्राइटनेस की इकाई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोक के कारण ट्यूब लैंप सर्किट का पावर फैक्टर होता है? लैगिंग होता है, लीडिंग होता है, यूनिटी होता है, जीरो होता है। तो क्या होगा? आपका लैगिंग होगा। चोक क्या करता है? करंट को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करंट, कंट्रोल करंट, ठीक। और क्या कहता है? इंक्रीज वोल्टेज, इंक्रीज वोल्टेज मतलब करंट को कंट्रोल करेगा, ठीक है, और वोल्टेज को बढ़ाएगा। 40 वाट ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? 0.6 मीटर, 1.5 मीटर, 1.2 मीटर, 2 मीटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 1.2 मीटर। निम्न में से ठंडा कैथोड लैंप कौन सा है? हीलियम लैंप है, पारा वास्प लैंप है, नियॉन लैंप है, और आपका क्या है? ट्यूब लैंप है।
तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? नियॉन लैम्प। ठीक है। सर्किट ब्रेकर का जीवन काल कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 40 से 50 साल होता है, 30 से 40 साल होता है, 15 से 20 साल, 60 से 80 साल। तो ये आपका क्या होता है? 30 से 40 साल इसका जीवन काल होता है। मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है? 30 से 40 साल होती है। बुको रिले का उपयोग किस में किया जाता है? डीसी मेमोरी में, ट्रांसफार्मर में, अल्टरनेटर में, 3 फेज इंडक्शन मोटर में। तो जो बुको रिले होती है ये आपकी ट्रांसफार्मर में यूज़ होती है, बुकोज रिले। ठीक। ये क्या होती है? गैस प्रचालित रिले होती है, गैस प्रचालित रिले। ये इंटरनल फॉल्ट को सेंस करती है, इंटरनल फॉल्ट। इंटरनल फॉल्ट में आपका इंसुलेशन भी आता है। ठीक है। और क्या होता है? ये मेन टैंक तथा कंजर्वेटर टैंक के बीच में यूज हो, टैंक के बीच में। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। सर्किट ब्रेकर की रेटिंग होती है केवी में, एम्पियर आवर में, केडब्ल्यू में, केवीए में। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा आपका? सर्किट ब्रेकर की रेटिंग केवी में होती है। बुको रिले एक डैश संचालित रिले है, ईडी करंट संचालित रिले है, फ्रीक्वेंसी संचालित रिले है, गैस संचालित रिले है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन संचालित रिले है। तो इसमें आंसर क्या होगा? गैस। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिले की रेटिंग होती है केवी में, एम्पियर में, किलोवाट में, केवी में। तो बच्चों क्या होगा? रिले की रेटिंग होती है आपकी एम्पियर में होती है। महो रिले को डैश पर प्राथमिकता दी जाती है, छोटी लाइन में, मध्यम लाइन में, लंबी लाइन में, नन। तो इसको कहाँ देंगे? बड़ी लाइन में, लंबी लाइन में। ठीक है। देखिए छोटी लाइन जो होती है इसकी रेंज क्या है आपकी? 80 किलोमीटर। मध्यम की क्या है? 160 किलोमीटर। और लंबी की क्या है? 160 किलोमीटर से ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सी ओवरलोड रिले नहीं है? तापीय, प्रेरण, विद्युत चुंबकीय, स्थिर विद्युत। तो ओवर करंट कौन सी नहीं है आपकी? ये स्थिर विद्युत। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं। इन क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और पढ़िएगा।